नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कृतिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 साना साना हाजुल नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है, जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। लेखिका रात्रि में अपने यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका बताती है कि रात्रि में जगमगाते गैंगटॉक शहर को देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हैं। लेखिका को उस रहस्यमयी जो सितारे भरी रात थी, उससे वह मानो कि सम्मोहित सा हो गई थी। और फिर उसमें एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल, साना साना हाथ जोड़ गर्दो प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कोसेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागती है, क्योंकि वहाँ से कंचनजंगा चोटी दिखाई पड़ती है। किसी ने उनको यह बताया था, लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बादलों के कारण लेखिका चोटी को नहीं देख पाई। आगे जाने पर उनके जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर के साथ ही साथ उनके गाइड भी थे। तो जो नारगे जी थे, उन्होंने बताया कि दूर पहाड़ों पर जो जंगल थे, वहाँ पे किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं, तथा किसी नए कार्य को प्रारंभ करने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं लगाई जाती हैं और नए कार्य का आरंभ करने पर केवल रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। यात्रा के दौरान ही लेखिका ने लॉन्ग स्टॉक स्थान देखा, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और लेखक बताती, इसी स्थल पर तिब्बत की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी। उन्हीं रास्तों पर आगे लेखिका चलते चलते नए नए दृश्यों का नजारा ले रही थी। आगे यह पत्थर वहां पे क्या था, एक स्मारक के रूप में भी है। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। वह बोली कि यह क्या है? तो नारगे बताने लगे कि मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका आश्चर्य से बोली, क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं और कल्पनाएं सभी एक जैसी हैं। चाहे मैदान में हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे जितना देश जो है मानसिक तौर से जितना भी विकास हो जाए, लेकिन फिर भी आत्मा के अंतर्गत जो उनकी आस्थाएं, अंधविश्वास और पाप पुण्य की जो अवधारणा है, वह सबकी एक जैसी ही है। क्योंकि धर्म चक्र को देख करके लेखिका यह सोचती है। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे। लेखिका बताती है, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते
स्वेटर बुनती नेपाली युवता और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते पौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। दृश्यों में जब आगे उनकी जीभ बढ़ते जा रही थी हिचकोली खाते हुए, तो लेखिका को क्या दिखाई दिया कि स्वेटर बुनती जो नेपाली युवता थी, युवतियां, और पीठ पर कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली, वो धीरे धीरे उनकी जीभ आगे बढ़ रही थी और वो उनकी आंखों से ओझल होते जा रहे थे। अब नीचे देखने घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। बस्ती जो थी वो नीचे छूटती जा रही थी और वह हिमालय की चोटियों के पहाड़ियों के नजदीक आते चले जा रहे थे। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम में हिमालय, इतना सुंदर हिमालय, न जाने कितने दर्शकों को जिसने सम्मोहित किया होगा, और पल पल में परिवर्तित हिमालय। और देखते ही देखते क्या हुआ, रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जलेबी की तरह घुमावदार क्योंकि पहाड़ों में जो रास्ते बनाए जाते हैं वह घूमते हुए ही नीचे तक होते हुए बनते हैं, उनमें घुमाव रहता है। और हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा जो जो वे लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी। जो वहाँ के दृश्य थे बहुत सुंदर हुआ, अब नजदीक से दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत से मतलब जैसे कि नजदीकियों से, तीव्रता से, अधिकता से, प्रबलता से वह मुस्कुरा रहे हों। उन भीम काय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हैं। हिचकोले खाते निकल रहे हो मतलब उनकी जीभ, क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे तो ऊंचा नीचा ढलान वाला जो सड़कें थी ढलान वाली, तो उसमें उनकी जीभ हिचकोली खा रही थी। तो वही कह रहे हैं कि मतलब वह दृश्य लेखिका की नजरों को यूं मन से मतलब अंदर तक आहत कर रहा था, जहाँ बीच बीच में रंग बिरंगे फूल और वादियां जो दृश्य थे वो खूब नजदीक से अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे लेखिका की यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और लेखिका कहती है कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। बिखरी असीम सुंदरता, असीम मतलब जिस सुंदरता का की कोई सीमा ही न हो, और वह हिमालय की जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह चारों तरफ इतना बिखरा पड़ा था कि उस सौंदर्य का सभी के जो सैलानी थे, घूमने वाले व्यक्ति थे, उनके मन में यह प्रभाव पड़ा कि वह झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम सी गाना गाने लगे थे। ठीक है, तो मतलब वो प्राकृतिक दृश्य सब कुछ उनको इतना सुंदर लग रहा था कि वह गाना गाने लगे थे। परंतु लेखिका कहती मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, कि सारे जो दृश्य है इसको मैं अपने अंदर समा लूं, पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद पिघलने लगा था। लेखिका कहती है कि जीभ की खिड़की से मुंडकी मतलब अपना सिर निकाल करके मैं कभी कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। लेखिका क्या है, किसी ऋषि की तरह शांत होकर के, और वह इसलिए शांत थी कि वह एक एक दृश्य को अपने मन के अंदर समा लेना चाहती थी। उन्होंने फिर जीभ की खिड़की से बाहर देखा सर निकाल करके, तो वह आसमान को छूते जो पर्वतों के शिखर थे उनको देख रही थी, और कभी कभी जो वहाँ जलप्रपात जो झरने गिर रहे थे वह दूध की धार की तरह जो जलप्रपात थे, तो उनको देख करके लेखिका एकदम सम्मोहन में आ गई थी। और कभी कभी वह क्या देख रही थी, जलप्रपातों के साथ साथ
चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। ऊपर क्या थे? ऊपर आसमान को छूते पर्वत शिखर, बीच में जलप्रपात और नीचे क्या था? गुलाबी पत्थरों के बीच जो है कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। यहाँ पे आकर के उसका सौंदर्य अत्यधिक बढ़ गया था और इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। लेखिका क्या कह रही है कि यह खूबसूरती उस नदी की जो सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, मैं पहली बार ही इसको देख रही थी और लेखिका इससे अत्यंत रोमांचित होती जा रही थी। वह पुलकित थी, उसके मन में मतलब जैसे एक एक रूमा उसका क्या था? पुलकों से भरा हुआ था, पुलकित हो गया था और चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। उसका मन, उसकी पूरी आत्मा इतना भाव विभोर इस दृश्य को देख करके हो गई थी कि मानो चिड़िया के पंखों से भी उसका मन हल्का हो गया था। आगे लेखिका बताती थी, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीभ एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, और इसका नाम क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल। वो कहती मेरे नगपति मेरे विशाल, मतलब हिमालय को वो जैसे ही प्रणाम करना चाह रही थी तो तभी जीप एक जगह में बहुत जोर से रुकी और वहां पे क्या था? ऊपर शिखरों से गिरता हुआ फेन मतलब पूरा सफेद झाग से भरा हुआ एक झरना ऊपर से गिर रहा था। इसका नाम क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमक लगने, अर्थात सभी लोग फोटो खींचने लगे, उसकी फ्लैश चमकने लगे थे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में बंद करने में मशहूर थे। सभी उसमें क्या थे? उसमें व्यस्त हो गए थे कि इतनी सुंदरता, इतना अद्वितीय सौंदर्य जो ऊपर से सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल उसका जो दिखा था, तो सभी सैलानी इन लम्हों की जो रोशनी थी उसको अपने कैमरे में कैद करने लगे थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अभिशप्त माने शापित। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, अभिशप्त माने जिसको साप मिला हुआ हो और वो मतलब अवाक सी खड़ी नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ करके वह अपनी संगीत के झरने का जो संगीत चल रहा था, प्रपात जो ऊपर से नीचे बह रहा था आवाज करते हुए, एक संगीतमय वातावरण वहां पे हो रखा था। उस संगीतमय वातावरण के साथ ही वह अपनी आत्मा का, मन का संगीत भी सुनने लगी और थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। और यह दृश्य देखते देखते देखिएगा, अपने पैरों को नीचे पानी में जब डुबोया तो अंदर तक उसे भीगने का एहसास हुआ। मन क्या हो गया? काव्य में, मानो कि कविता उनके मन से झलकने लगी। इसलिए हो गया उनका मन काव्य में होता और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। उनके मन की, उनकी जो आत्मा थी वो काव्य में ही हो गई और वह सत्य और वो जो सौंदर्य था उनकी अंदर तक उनकी आत्मा को हिलाने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। सरहदें क्या है? सीमाएं। वो कहते हैं कि वह उस झरने के कारण जो जीवन की शक्ति का एहसास मेरे अंदर हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं दूर बहती धारा सा बन करके एक धारा के समान बहने लगी और भीतर की जो सारी तामसिकताएं तमोगुण से जो कुटिलता से भरी मानसिकता है और जो दुष्ट वासनाएं हैं, बुरी इच्छाएं जो हैं, मानो कि इस निर्मल धारा में वह सब बहा करके ले गई। लेखा के अंतर मंतर को उसने स्वच्छ कर दिया। जैसे कि धारा बहती जा रही थी, धारा क्या है? स्वच्छता के साथ बहती है, तो उसी तरह से लेखक क्या कहती है कि मेरे भीतर की जो सारी तमोगणी जो थी, जो विचार थे
और जो दुष्ट वासनाएं, जो बुरी इच्छाएं थी, मानो कि इस स्वच्छ धारा में वह भी बह गई। और मन में क्या हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। लेखिका क्या कह रही है, अनंत समय तक, कि मेरा मन कर रहा था कि मैं न जाने कितने समय तक इस बहती धारा को सुनती रहूं, इस झरने की पुकार को सुनती रहूं, और जिते मुझे ठहरने लगा आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका जो सम्मोहित हुई जा रही थी, तो उनके जो जिते गाइड थे, तो वह क्या करने लगे, कहने लगे कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे हैं, इसलिए आगे बढ़िए। बच्चों, अब मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं अपने अगले भाग में आगे का विषय बताऊंगी।